Hello students, welcome back. We are reading chapter number 2, microorganisms. Let's continue the reading of the chapter. We are here. Medicinal use of microorganisms. Microorganisms का medical field में क्या use है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. ठीक है, इनमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो हमारे रोग से, उस डिजीज से लड़ते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं. ठीक है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. आजकल बैक्टीरिया और फंगी से बहुत सी एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से इन एंटीबायोटिक्स को बनाया गया है जो हमारी बॉडी में जाके जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनसे लड़ते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं. और सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी पे वर्क नहीं करते, ये एनिमल्स और प्लांट्स पर भी वर्क करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सीन. वैक्सीन क्या होता है? आजकल तो वैक्सीन सबको बहुत अच्छे से पता है. कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है हमारा, अगर सिंपल भाषा में कहें कि इंजेक्शन लगाना है ना, किसी डिजीज से लड़ने के लिए हमें तैयार करना. व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया, जो पहुंच जाता है उससे लड़ता है, वो एंटीबॉडीज बनाता है हमारी बॉडी में. ठीक है, और एंटीबॉडीज सिर्फ उसी समय तक काम नहीं करती हैं, ये परमानेंटली हमारी बॉडी में बन जाती हैं एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन लेने के बाद. फर्दर कभी भी हमें वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होती एक बार अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो. ठीक है, बचपन में आपने देखा होगा ना कि हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, तरह तरह की वैक्सीनेशन दी जाती है, स्मॉल पॉक्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए बच्चों को दी जाती है. तो ये वैक्सीनेशन क्या करती है? वैक्सीनेशन उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है ताकि वो उन रोगों से लड़ सके और उन्हें लड़ना कि उन्हें हो ही ना, वो प्रॉब्लम ही अराइज ना हो. ठीक है, ये सारा है. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी. देखो मैंने जो आपको बात बताई, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. हमेशा के लिए हम उससे बच जाते हैं. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. अंडरलाइन कीजिए इसे. ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसको सॉइल में प्रोड्यूस करते हैं टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड. ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकते. जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में से नाइट्रोजन को लेते हैं, तो उसको नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम कौन करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं इनको, ये करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं? बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, मीन्स खाद. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है मैन्योर के बारे में. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal, मतलब एक गड्ढे में. After some time, it decomposed and got converted to manure. ठीक है, इस तरह से मैन्योर बनती है. तो ये क्या करते हैं, जितने भी हम वेस्ट मटेरियल है उसको डाल देते हैं ना गड्ढे में मैन्योर बनाने के लिए, तो उससे एनवायरनमेंट तो क्लीन होता ही है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप. नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये तो हमारे थे कि हमारा फ्रेंड कैसे है, ये सारा हमने पढ़ा था. ठीक है, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस. नाउ हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. मैंने आपको इसकी डेफिनेशन कराई है. पैथोजन क्या आते हैं? यूजली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे कॉजेज डिजीज, जो डिजीज पैदा करते हैं. ठीक है, बीमारियां पैदा करते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ.
द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, तीनों तरह से किसी भी तरह से हमारी बॉडी में जा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. ठीक है, कैसे फ्लाई होते हैं ना, हाउस फ्लाई मक्खी, उससे भी स्प्रेड हो सकता है ये आसानी से. ठीक है, तो दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनी. तो इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं जो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, वो चीखता है या खांसता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर. उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं एक ड्रॉपलेट में. द वायरस में एंट्री द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स. कैरियर्स भी मैंने आपको डेफिनेशन कराई है कीवर्ड्स में, जो डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं. ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई क्या करती है, स्प्रेड करने का काम करती है ना. जो पैथोजेंस होते हैं वो उसकी बॉडी पे और उसकी लेग्स पे चिपक जाते हैं, और जब वो अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं तो वहाँ पे पैथोजेंस रह जाते हैं. इस तरह से हम जब उस अनकवर्ड फूड को खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. इस तरह से मॉस्किटोज है, एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया पैदा करता है, मलेरिया को फैलाता है. और जो एडीज मॉस्किटो है वो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू. इसे आप अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो which carries the parasite of malaria, plasmodium, and female Aedes mosquito acts as a carrier of dengue. दोनों ये फीमेल मॉस्किटोज हैं. ठीक है, ये देखो नीचे दिखाया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये देखो यहाँ पे कुछ डिजीजेज दिए गए हैं, ह्यूमन डिजीज, और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और क्या इनकी प्रिवेंशंस हैं, कैसे हम इन्हें क्योर कर सकते हैं. इसी तरह से प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं ये भी आपको चार्ट से शो किया गया. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. एनिमल्स में भी कई तरह के डिजीज होते हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है, डेंजरस बीमारी, जो जानवरों में भी होती है. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. सेवरल प्लांट्स होते हैं, वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, सब में बीमारी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं वर्क करते ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये डिजीज को कॉज करते हैं. इसके अलावा फूड पॉइजनिंग हो जाती है. हम अनकवर्ड और गंदा फूड खाते हैं, उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. ठीक है, फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. अभी हमने बताया ना, हाउस फ्लाई बैठ जाती है, पैथोजेंस को वहाँ छोड़ देती है. जब हम उस अनकवर्ड फूड को खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. ठीक है, तो अब ये सारी हार्मफुल सिचुएशंस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं. अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन में देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है. पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. पहेली कुछ मैंगो लेकर आई लेकिन वो एक दो दिन ही उसे खा सकी, उसके बाद वो मैंगोज खराब हो गए. ठीक है, ज़्यादा पक गए और गल गए. तो ऐसा क्यों हुआ, और वो सोच रही है कि जब उसकी दादी माँ अचार डालती है तब वो खराब नहीं होता. ठीक है, डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो शी इज़ कन्फ्यूज. तो हमारे पास कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज केमिकल मेथड. सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर दी कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. इनको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं. सॉल्ट है, एडिबल ऑयल्स हैं, इनसे हम अचार बनाते हैं. और ये इसके अलावा ये तो नेचुरल हैं हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास केमिकल्स भी होते हैं. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी यूज होते हैं. जो भी बाजार के मिलती हैं ना चीज़ें, उनमें ये सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट ही यूज़ किया जाता है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. इसके अलावा कॉमन सॉल्ट है, घर में हम अचार चटनियाँ जो डालते हैं उनको हम सॉल्ट से प्रिजर्व करते हैं. शुगर से हैं जैम, जेलीज और स्क्वैश, शुगर से प्रिजर्व होता है. ऑयल एंड विनेगर, अचार में ऑयल डलता है. विनेगर का तो घर में बहुत जगह यूज़ होता है. ठीक है, इसके अलावा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी होते हैं. जैसे मैंने आपको पॉइस्चराइजेशन बताया था कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क
जो थैलियों में मिलता है उसे हम कैसे सेव करते हैं। पस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। पास्चराइज जो मिल्क होता है उससे विदाउट बॉइलिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो दूध लाते हैं घर में हम पहले उसे बॉयल करते हैं, लेकिन हम इसे पास्चराइज मिल्क को डायरेक्टली कैसे यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस किस प्रोसेस से बनता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड द सडनली चिल्ड एंड स्टोर। इसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकदम से इसे ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है, जिससे यह माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। इसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, लुइस पास्चर, जिसने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसे पास्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है। स्टोरेज और पैकिंग में भी ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी आजकल एयर टाइट उसमें पैकेट्स में डाल के प्रिवेंट किया जाता है, उसके अंदर एयर नहीं अंदर जाती, जिससे माइक्रोब्स की उसमें वर्किंग रुक जाती है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर स्टूडेंट्स। In the next video, I will explain you the exercise of this chapter. Okay, students, bye.